हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए अब हम एवेरी एक्सपेरिमेंट के बाद अपना जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं वो है हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट, यानी हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952। ठीक है। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया बता दी, मैंने आपको एवेरी का एक्सपेरिमेंट बता दिया, जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो ये बताया गया था कि समथिंग जो है, यानी कोई भी चीज़ जो होती है, यानी कोई चीज़ जो है वो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया से विरुलेंट बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफर हो रही थी। वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन उसका बायोकेमिकल नेचर प्रूफ जो था वो एवेरी एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है वो दिया गया। आइए, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संशय में हैं कि क्या वाकई में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। इस बात को फाइनल प्रूफ जिसने दिया उसका नाम था हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्श और चेज दो लोग थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया और ये फाइनल प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जो है वो जो फाइनल जेनेटिक मटेरियल है उसको माना जाता है। ठीक है, तो आइए हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। नाम क्या है? हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में इन्होंने दिया। इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसी का नाम क्या बेटा? द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए एक स्टेप है, नाम है ब्लेंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए यहाँ पे अब हम आपको बताना चाहते हैं थोड़ा बहुत कि हर्श एंड चेज ने क्या बताया। इन्होंने सबसे पहली बात इनके बारे में जो लिखना है हमें वो लिखना है कि प्रूव्ड, यानी इन्होंने क्या किया? प्रूव किया दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने बताया कि डीएनए ही क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, आगे देखिए, अगर हम देखें तो इनका जो ये हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने इनके नाम पे ये पढ़ा है, इनका पूरा नाम है, पहला नाम है अल्फ्रेड हार्शे। क्या नाम था बेटा? अल्फ्रेड हार्शे, राइट। एंड जो चेज है उनका पूरा नाम है मार्था चेज। क्या नाम है? मार्था चेज। ठीक है, इनका नाम क्या बेटा? मार्था चेज जो है वो नाम है। ठीक है, तो हमें एक बात सीखनी पड़ेगी कि हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में इन्होंने दिया। इन्होंने ही बताया कि डीएनए जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल था। मैंने आपको बताया कि एवेरी का एक्सपेरिमेंट और जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें अभी भी कुछ लोगों को मतभेद था कि क्या वाकई में ऐसा सही है। इस बात का फाइनल प्रूफ जो है वो हर्श एंड चेज साहब ने दिया। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज जो है वो हुआ। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट किया किस पे, ये बात थोड़ा सा सीखनी है। इन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम था इश्चीरिचिया कोलाई। इनका नाम क्या? सॉरी, एक एक्सपेरिमेंट इनका था वो वायरस पे था। उनका नाम है उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज उस बैक्टीरिया का, उस वायरस का नाम है। अब समझिए पहले कि बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर, यानी ऐसा कोई वायरस जो बैक्टीरिया को खाता हो उसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरिया ईटर। ईटर माने होता है, फेज माने होता है ईटर, यानी खाने वाला। ठीक है, तो इन्होंने इस पे जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो किया, यानी बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियोफेज पे इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये जो बैक्टीरियोफेज है इस बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट कराया। ठीक है, इन्फेक्टेड द इश्चीरिचिया कोलाई। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इश्चीरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसको इन्होंने इन्फेक्ट कराया। अब देखिए आपके सामने पूरा डायग्राम बना हुआ है, मैंने पहले बना लिया इसलिए क्योंकि काफी टाइम हमारा व्यतीत ना हो। ठीक है, तो इन्फेक्टेड द इश्चीरिचिया कोलाई, इन्होंने इश्चीरिचिया कोलाई पे जो है वो इन्फेक्ट कराया। इसीलिए देखिए पहला स्टेप, इसका नाम क्या बेटा? इन्फेक्शन नाम है। ठीक है, क्या नाम है? इन्फेक्शन नाम है। तो ये हो गया बैक्टीरियोफेज। आइए पहले हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो किया क्या। तो सबसे पहले इनके बारे में हम देख लेते हैं कि जो ये बैक्टीरियोफेज है ना, ये बैक्टीरियोफेज जो है उस पे इन्होंने क्या वर्क किया। तो चलो देखते हैं। आइए देखिए भाई, ये इस बैक्टीरिया फेज में इन्फेक्ट कराने से पहले इन्होंने कुछ काम किए। ठीक है, क्या काम किया? सबसे पहला क्या किया, इन्होंने कुछ रेडियो एक्टिव चीजों का इस्तेमाल किया जिन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो
एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। हाँ, एक बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमारे ये दो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने आखिर बैक्टीरियोफेज के ही क्यों चुना, तो ऐसा इसलिए चुना क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए था और इसी के अंदर एक प्रोटीन कोड थी। क्या नाम थी? क्या था? प्रोटीन कोड। तो हमें ये प्रूव करना था कि क्या वाकई में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो इससे बेस्ट एग्जांपल जो है वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि ये दोनों चीजें जो इस चीज जो आपका बैक्टीरियोफेज है, दोनों के अंदर ये मतलब बैक्टीरियोफेज के अंदर ये दोनों जो चीजें थी वो प्रेजेंट थी, इसलिए इसको इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट के रूप में चुना। यानी इसमें डीएनए भी था और इसमें प्रोटीन भी था, तो ये एक ही साथ इनको मिल गया कि वाकई में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, इससे ये प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का जो है वो प्रयोग किया। वो कौन कौन से रेडियो आइसोटोप थे, जरा उनको हम देखते हैं। तो आप देखिए ऊपर, हालांकि मैंने लिख दिया है आगे की तरफ, ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए इन्होंने जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का प्रयोग किया वो कौन था। सबसे पहला जो था उसका नाम था फास्फोरस 32। क्या था? फास्फोरस 32 का आइसोटोप है। और इन्होंने क्या किया कि इनकॉर्पोरेटेड इनटू फेज डीएनए, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू फेज डीएनए, ठीक है, यानी इसको फेज डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट किया, यानी शामिल किया। यानी ये जो फास्फोरस 32 नाम का जो आइसोटोप था, इसको क्या किया कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है ना उसके अंदर इन्होंने इंसर्ट कराया, क्योंकि आप जानते हैं कि फास्फोरस जो है वो डीएनए का हिस्सा होता है, ठीक है। डीएनए के अंदर जो है वो फास्फोरस पाया जाता है किस रूप में? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के रूप में पाया जाता है या फास्फेट के रूप में पाया जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए का जो हिस्सा है वो फास्फोरस भी होता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि फास्फोरस 32 नाम की जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया किसके अंदर? फेज डीएनए के अंदर। देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 लेबल्ड डीएनए, यानी ऐसा इसमें डीएनए जिसके अंदर फास्फोरस 32 है, ठीक है। सेकंड जो था उसका नाम था सल्फर 35। क्या नाम था? सल्फर 35, यानी सल्फर 35। और इसको कहाँ इनकॉर्पोरेट किया भाई? इसको इनकॉर्पोरेट किया, इसको इनकॉर्पोरेट किया, इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है। इनको प्रोटीन के अंदर जो है वो प्रोटीन कोट में, आप ऐसा समझिए कि प्रोटीन कोट के अंदर इसको क्या कर दिया? इनकॉर्पोरेट कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन का हिस्सा कौन होता है? सल्फर होता है, ठीक है। यानी प्रोटीन जो है, मतलब सल्फर जो है वो प्रोटीन्स के अंदर जो है वो पाया जाता है, तो इसलिए इन दोनों को इन्होंने क्या किया? इनकॉर्पोरेट किया। तो इन दोनों को जब इन्होंने कॉर्पोरेट कर दिया तो इससे इनको ये पता लगाना था कि वास्तव में जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है या सल्फर कोई जो है वो क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल है। चलिए इधर आके देखते हैं थोड़ा बहुत। अब देखिए आपके सामने एक डायग्राम जो है वो बना हुआ है। अब देखिए एक बैक्टीरियोफेज मैंने यहाँ बनाया है और एक बैक्टीरियोफेज यहाँ बना है, और ये दोनों प्रोसेस जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा। बैक्टीरियोफेज, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ये देखिए ये बैक्टीरियोफेज है और ये क्या है? रेडियो एक्टिव सल्फर 35, यानी ऐसा सल्फर 35 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसको प्रोटीन कैप्सूल के साथ लेबल्ड किया गया है। यानी इसमें जो ये प्रोटीन पाई जाती है, यानी डीएनए को छोड़कर बाकी सब प्रोटीन से बना होता है, तो इसमें जो मतलब इसकी प्रोटीन के अंदर सल्फर 35 नाम के आइसोटोप को इंसर्ट कर दिया गया है। यानी बैक्टीरियोफेज कल्चर की प्रक्रिया के दौरान जब उसका कल्चर किया गया तो उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। एक हमारा तरीका इधर है कि हमने क्या किया कि इसके डीएनए को लेबल्ड कर दिया फास्फोरस 32 से, बाकी कहीं कुछ नहीं किया है, ओके। तो ये बात इन्होंने की। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहला कराया पहला स्टेप्स। अगर हम स्टेप्स की बात करें यहाँ पे, तो जो इनका मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट के जो स्टेप्स थे अगर हम देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट का जो इनका स्टेप्स था वो मैंने वहां तीनों लिख दिए हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट स्टेप्स आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। एक्सपेरिमेंट स्टेप्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन है जो हार्श एंड चेस के एक्सपेरिमेंट का स्टेप नहीं था। तो पहला जो स्टेप है उसका नाम है इन्फेक्शन। क्या है? इन्फेक्शन, ठीक है। और दूसरा स्टेप है जिसका नाम है ब्लेंडिंग। क्या नाम है बेटा? ब्लेंडिंग नाम है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ब्लेंडिंग नाम है। और थर्ड जो है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन भी कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट स्टेप्स के अंदर पहला इन्फेक्शन, दूसरा है ब्लेंडिंग और तीसरा क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन,
ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये इन्फेक्शन जो आपके सामने लिखा है, आप देखिए कि बैक्टीरियोफेज का जो इन्फेक्शन है वो इश्चेरिचिया कोलाई पे जो है वो कराया गया है। आप देख सकते हैं ये इश्चेरिचिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है। सबके बाद मैं बता रहा हूँ, ये इश्चेरिचिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है और इस पे इन्फेक्शन जो है वो कराया गया है। इश्चेरिचिया कोलाई नाम का जो है वो बैक्टीरिया है और इस पे ये कराया गया है। क्लियर। आप देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा था तो ये डीएनए फिर यहाँ आ रहा था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पूरी तरीके से ये डीएनए जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही अगर आप इधर देखेंगे तो दोनों में सेम प्रोसेस है, इसके अंदर भी डीएनए जो है वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये पहली प्रक्रिया है जिसका नाम क्या है, इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन के बाद आप देखेंगे कि ये जो आपके सामने बैक्टीरियोफेज दिख रहे हैं, इनका डीएनए तो अंदर आ जाएगा, लेकिन ये करेंगे क्या कि ये वाला जो प्रोटीन कोट है वो इस बैक्टीरियल सेल से जो है वो अटैच रहेगा। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल से जो है वो अटैच रहेगा, तो इसको हटाना है। तो इसको क्या किया जाता है कि ब्लेंडर के अंदर रख के इसको बहुत तेजी से नचाया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया। देखिए मैंने इसको सरफेस से नहीं चिपकाया है। ठीक है, मैंने इसको सरफेस से नहीं चिपकाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ भी देखें तो इनके अंदर जो डीएनए है वो यहाँ नीचे की तरफ जो है वो आ गया, अंदर की तरफ जो है वो डीएनए आ गया है। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूजेशन करके इसको अलग कर दिया जाता है, यानी इनके कल्चर्स को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है सेंट्रीफ्यूजेशन के प्रकार। अब यहाँ पे डीएनए जो इसके अंदर है उसको आइसोलेट किया जाएगा। आप देखेंगे कि जब आइसोलेट किया जाएगा तो यहाँ जो डीएनए आया, चूंकि उसके अंदर फास्फोरस तो है नहीं, उसके अंदर फास्फोरस मतलब फास्फोरस नहीं है, तो जब यहाँ पे आया तो देखा गया कि नो रेडियो एक्टिविटी सल्फर पैथिस डिटेक्टेड इन द सेल। यानी इसको जब चेक किया गया तो ये पता चला कि इस सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है सल्फर पैथिस की वजह से। क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए के अंदर सल्फर होता नहीं है, तो वो ट्रांसफर हुआ नहीं। ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन ये देखा गया कि जिस कल्चर में इसको रखा गया है उसमें रेडियो एक्टिविटी सल्फर पैथिस जो है वो दिखाई गई है सुपरनेटेंट के अंदर। इसके बाहर जो भी कल्चर है भाई ये ऐसे ही तो रखा होगा, ये एक बीकर होगा, इसके अंदर ये मामला जो है वो चल रहा होगा। ठीक है, ये वाली जो प्रक्रिया है वो चल रही होगी। तो इसके अंदर जो है वो डिटेक्ट किया गया, इसके अंदर ये देखा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी सल्फर पैथिस है वो सेल्स के मतलब सुपरनेटेंट के अंदर ये जो कल्चर है इसके अंदर देखा गया। ठीक, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो प्रोटीन कोट है वो इश्चेरिचिया कोलाई की बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं हुई, केवल कौन गया है, डीएनए गया है। तो जब डीएनए ही गया तो डीएनए के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी फास्फोरस तो था नहीं, इसलिए अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया। और बाहर जो था वो प्रोटीन कोट थी, तो प्रोटीन कोट कल्चर में ही तो पड़ी रहेगी ना। तो जो वहां पे जब देखा गया तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी सीन हुई, क्योंकि वहां पे सल्फर पैथिस उस प्रोटीन के अंदर हमको मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इश्चेरिचिया कोलाई के अंदर डीएनए ट्रांसफर हुआ है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुई है, क्योंकि वो सुपरनेटेंट के अंदर हमें मिली है, बाहर सॉरी सेल के अंदर नहीं मिली है। ठीक है, ये बात आ गया। अगर इसमें आ जाइए आप, रेडियो एक्टिविटी फास्फोरस 32, अगर इसमें देखा जाए तो इसके अंदर भी वही इन्फेक्शन की प्रक्रिया थी, और उसके बाद इसको भी ब्लेंडर से इनकी प्रोटीन कोट को जो है वो हटाया गया, और उसके बाद ये जो डीएनए है इस डीएनए के अंदर ये ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस 32 था। तो जब ये देखा गया तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 हमको सेल्स के अंदर मिली, यानी हमको सेल के अंदर जो है वो प्राप्त हुई, यानी इनके अंदर जो डीएनए मिला या सेल जो मिली वो हमको यहाँ पे प्राप्त हुई। लेकिन कोई भी सुपरनेटेंट के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी हमें प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो फास्फोरस है वो फास्फोरस अब पहुंच गया है कहाँ, बैक्टीरिया की सेल में पहुंच गया है, अंदर पहुंच गया, बाहर तो कुछ है नहीं। तो जब बाहर कुछ नहीं तो रेडियो एक्टिविटी बाहर दिखाई नहीं देगी। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तब होती जब यहाँ पे प्रोटीन कोट के अंदर सल्फर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन कोट के अंदर सल्फर था नहीं, इसलिए वहां पे दिखाई नहीं देगी। तो इससे ये फाइनल प्रूफ हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, और डीएनए ही सेल के अंदर जो है वो इंसर्ट होता है या ट्रांसफर होता है, प्रोटीन का कोई ट्रांसफरेंस नहीं होता है, यानी प्रोटीन जो है वो नहीं ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये बात समझ आई। तो ये पहला स्टेप था इन्फेक्शन, दूसरा था ब्लेंडिंग, और तीसरा था क्या, सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर किसी चीज को बहुत ही हाई स्पीड से जो है वो रोटेट किया जाता है, वो डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पे जो है वो अलग हो जाती है। तो ये प्रक्रिया अलग थी, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को इस ब्लेंडिंग प्रोसेस की वजह से ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के नाम से जो है वो जाना गया। तो ये हमारे हर्ष और चेज एक्सपेरिमेंट जो थे, एक्सपेरिमेंट जो था इनका वो यहाँ पे देखा गया। ठीक है, यानी वहां पे रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप्स का प्रयोग किया गया, और ये इनका एक्सपेरिमेंट था, तब जाके उन्होंने फाइनल प्रूफ दिया कि जो डीएनए है वो ही क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या ये सारी चीजें क्या है।
आप देखिए कि ये जो देखिए आपको बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन कोड जो है ये बाहर मिल रही है सुपरनेटेंट में। सुपरनेटेंट का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी उसके सराउंडिंग में जितना मीडियम है उसे सुपरनेटेंट बोलेंगे, उसको यहाँ पे देखा गया। ठीक है, तो आप इस चीज को पढ़िए, हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अब हम इसके बारे में जो है वो बता पाए हैं, और अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि मतलब सॉरी जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डीएनए। ठीक है, यानी डीएनए की प्रूफ हो गया ना कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल, वही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, और हमारा चैनल जो है वो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मेरा तो इतना अधिकार बनता ही कि ठीक है। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा आगे फैलाइए, शेयर करिए, आपकी वजह से ही ये आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप रीड करिए। ओके ओके, नाइस टू, थैंक यू।